बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण और इसके तहत आज हमारा जो विषय है वो है पत्र। और हम पत्र जो घरेलू रूप में काम में लेते हैं और व्यावसायिक स्तर पर काम में लेते हैं। इसी प्रकार से इनके दो प्रकार भी बताए गए हैं। औपचारिक यानी जो व्यावसायिक पत्र होते हैं जो नियम पर आधारित होते हैं, और अनौपचारिक जो घरेलू, निजी या व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में विशेष जानकारी लेंगे और वो भी गहराई से, क्योंकि ये हमारे बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में 5 अंक लिए हुए होते हैं और हमें इनकी बारीकी से सामान्य जानकारी है वो दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थियों द्वारा ये जो बारीकियां हैं ये दिमाग में नहीं रखी जाती है और उन्होंने जिस प्रकार से देखा है, समझा है, वो हल्के तरीके से लेते हैं और उसी को ये लिख लेते हैं, जिससे कि उनके बोर्ड में ये नंबर कट जाते हैं, यानी अंक उनके काट लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही हमारे हर प्रकार के व्यवहारिक व्याकरण में जो अंक हैं उनको जानकारी में रखते हुए ही हम कार्य करें, क्योंकि ये पूरे नियम पर आधारित होते हैं और नियम जो हम आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पत्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो पत्र के जो प्रकार हैं औपचारिक, अनौपचारिक, और आज यहाँ हम सबसे पहले जिन प्रकार के बारे में पढ़ेंगे वो है अनौपचारिक। तो आज हम अनौपचारिक पत्र शैली के नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। और इसके नियम इस प्रकार हैं जो कि इसमें सबसे पहला जो नियम है कि इसमें लिखने वाले का नाम, पता और तिथि पत्र के दाईं ओर ऊपर लिखी होनी चाहिए। यानी इसका पहला नियम है कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और तिथि पत्र के दाईं ओर ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने एक उदाहरण लिया है कि कर्णरंजन 10A रामनगर जयपुर, ये हम शुरुआत में पत्र के दाईं ओर लिखेंगे। इसके बाद हम इसके जस्ट नीचे एक दिनांक लिखेंगे और दिनांक लिखने का भी हमारा एक तरीका होता है। 22 मई 2020 यानी महीने का हमें नाम लिखना होता है हिंदी में, और हमारे यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि परीक्षा में विद्यार्थियों को अपना असली पता नहीं देना चाहिए, नहीं तो घर का उन्हें सही रूप में घर का पता लिखना चाहिए और नहीं विद्यालय का पता इसमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग होती है। यानी इससे हमारी उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता है वो भंग होती है। इसलिए इसकी जगह हम जो सामान्यतः जो एड्रेस काम में लेते हैं वो इस प्रकार है कि आप जो भी लिख रहे हो उसकी जगह सिर्फ एक एड्रेस दिमाग में रखो, जिससे कि आपको आसानी रहे लिखने में और आप हर बार भूलेंगे भी नहीं। और वो एक ही एड्रेस है जो आपको दिमाग में रखना है, परीक्षा भवन रामनगर जयपुर राजस्थान, और नीचे आप इसमें दिनांक लिखेंगे। वापस देखें, इसमें जो एक ही एड्रेस लिखा जाता है विद्यार्थियों को घरेलू पत्र में जो सामान्यतः बताया जा रहा है कि आपको एक ही एड्रेस दिमाग में रखना है, वो है परीक्षा भवन रामनगर जयपुर राजस्थान। और बेटा इसमें जो आपके द्वारा गलती होती है वो परीक्षा की छोटी मात्रा आप लगा देते हैं, और परीक्षा शब्द में अगर आप छोटी मात्रा लगाएंगे तो उसका अर्थ कीचड़ होता है। यानी छोटी मात्रा से जब परीक्षा बनता है उसका मतलब होता है कीचड़। और अगर आपको इसमें वर्तनी अशुद्ध नहीं रखनी है, इसलिए परीक्षा में बड़ी मात्रा लगानी ही होगी, क्योंकि तभी आपका ये परीक्षा भवन बनेगा, एग्जाम सेंटर बनेगा, नहीं तो वो कीचड़ भवन बन जाएगा। यानी छोटी मात्रा लगते ही कीचड़ बन जाता है, बड़ी मात्रा लगते ही ये परीक्षा भवन बन जाता है। इसलिए ये बारीकी आपको दिमाग में हर समय रखनी चाहिए और आप ये गलती नहीं करेंगे। और जयपुर के तुरंत बाद आपको यहाँ वापस वही दिनांक लिखनी है, और दिनांक भी आपकी क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए। 22 मई महीने का पूरा नाम 2020, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ एड्रेस देना है। और अब हम थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे, और थर्ड पॉइंट है कि यदि
परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में ही पता दिया गया है तो आपको वही एड्रेस लिखना अनिवार्य है। ध्यान से देखें ये नियम। यदि परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कोई एड्रेस दिया गया है तो आपको वही एड्रेस लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके वहां पर अंक कट सकते हैं। ये आपका थर्ड नियम कहता है। और फिर देखिए हम बात करेंगे संबोधन की, यानी अक्षर आपके द्वारा जो लिखा जाता है लेटर, इसमें छोटों के लिए बड़ों के लिए जो एक नियम है संबोधित करने के लिए, वो नियम भी आप कभी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए भी आप डियर लगा देते हैं और छोटों के लिए भी आप डियर लगा देते हैं। तो वो हिंदी में हमारे लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि बड़ों के लिए हम बहुत रेस्पेक्टेड आदर वाले शब्द ही काम में लेंगे और वो शब्द है आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धेय आदि शब्द ही हम काम में लेंगे। याद रखें कि जब भी आप अपने बड़ों को संबोधित करते हुए पत्र लिखते हो तो उसमें आदर सूचक शब्द आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग ही करेंगे। और वहीं छोटों के लिए देखिए, छोटों के लिए जो संबोधित शब्द है, संबोधित करने वाले शब्द है, वो है प्रिय और स्नेहमय लड़कों के लिए और स्नेहमयी लड़कियों के लिए शब्द लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, अगर आप संबोधित कर रहे हैं छोटों को तो उसमें लिख सकते हो प्रिय और स्नेहमयी लड़का, स्नेहमयी लड़की के लिए लिखा जाता है। उसके बाद में अभिवादन यानी शुरू करने का जो तरीका है उसे अभिवादन कहते हैं। तो बड़ों के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बड़ों को लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा, बड़ों के लिए अगर आप अपना लेटर शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ लिखेंगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि शब्द आपकी शुरुआत में बनेंगे। और अगर आप छोटों के लिए लिख रहे हो तो स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो तथा चिरंजीवी रहो आदि शब्द लिखे जाते हैं। वापस देखिए, अभिवादन बड़ों से जुड़ा हुआ है तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि शब्द लिखे जाते हैं। और अगर अभिवादन छोटों के लिए है तो स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो तथा चिरंजीवी रहो आदि शब्द लिखे जाते हैं। उसके बाद का नियम है आपका मुख्य विषय। जो विषय आपके लेटर में प्रश्न में आया है, यानी जो प्रश्न के रूप में आपका विषय पूछा जा रहा है, उसको आप अभिवादन करने के बाद, अपनों को, छोटों को अभिवादन करने के बाद अपने मुख्य विषय को आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। आपका ये पैराग्राफ 3 अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए और इस 3 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद की 2 पंक्तियां अपने अभिवादन के रूप में लिखी जाती है और उसकी 3rd या 4th पंक्ति से अपने विषय को रोचक, सरल और स्पष्ट करते हुए आप अपनी बात को मुख्य जो आपका अनुच्छेद है, यानी पहला अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में लिखेंगे। वापस सुनेंगे, आप अपना जो विषय आपके पत्र में दिया गया है उस विषय को आपको पहले तो ये 3 अनुच्छेद में लिखना है। तो पहले अनुच्छेद में सबसे पहले आप संबोधित करेंगे, अभिवादन करेंगे छोटे या बड़ों को, वो 2 लाइनें लिखेंगे। उन 2 लाइनों के बाद में आप अपने मुख्य विषय को समझाते हुए वहाँ लिखने की शुरुआत करेंगे। तो वो शुरुआत रोचक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और आप अपनी मुख्य बातों को घुमा फिरा के वहाँ नहीं लिख सकते हो, स्पष्ट रूप में अपनी बात कहनी होती है, क्योंकि ये लेटर एक लिमिट होती है इसमें भी शब्दों की, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम 100 शब्द लिख सकते हैं या 80 से 100 शब्दों के बीच में ये लिखा जाता है। तो हमें कम शब्दों में रोचक और सरल ढंग से हमारी बात कहनी यहाँ आनी चाहिए। और जब आपका ये मुख्य विषय हो जाता है तो हम इसमें आपका उपसंहार लिखते हैं, जो आपके लास्ट वाले में लिखा जाता है, यानी 2nd अनुच्छेद होता है, उसमें आप अपने विषय को गहराई से एक्सप्लेन करोगे। और
फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें आप अपने विषय की शुरुआत करोगे। सेकंड अनुच्छेद में आप अपना जो विषय दिया गया है उसको गहराई से 3 या 4 लाइनों में स्पष्ट करोगे। और लास्ट में आता है उपसंहार, और उसमें हम बात लिखते हैं कि आपका विषय पूरा हो जाने के बाद जो लिखने वाला है वह पत्र के नीचे जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके साथ का आपका जो संबंध है उसको व्यक्त करेंगे। यानी उपसंहार में लिखोगे क्या कि आपका पत्र, आप जो मुख्य बातें थी आप लिख चुके हो, और अब आप एंड में उसमें जो जिसके साथ या जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके साथ आपका क्या संबंध है, उस संबंध को व्यक्त करते हुए हमें ये लेटर एंड करते हैं या खत्म करते हैं या समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर भी हमारे जो शब्द हैं उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो आप लड़के हैं तो आप लिख सकते हो आपका लाडला, और लड़की है तो आप लिख सकते हो आपकी लाडली। और अगर आप ये भी लिख सकते हो कि आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो आपका प्रिय पुत्र या आपकी प्रिय पुत्री। ठीक है, ये बड़ों के साथ के आपके संबंध है जो आपको उस पत्र के अंत में लिखने होंगे। और छोटों के लिए आप अगर लेटर लिख रहे हो तो उसमें आप लिखोगे, अगर आप बड़े भाई हो तो उसमें एंड लिखा जाएगा तुम्हारा अग्रज। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है, और अगर आप बड़ी बहन हैं तो लिखोगे तुम्हारी अग्रजा बहन। यानी इसमें एंड में बहन क्या लिखा जाएगा? छोटों के लिए अगर आप छोटों को किसी रूप में, छोटे भाई बहन को किसी रूप में अगर लेटर लिख रहे हो तो वहाँ आप क्या लिखने वाले हो? तुम्हारा बड़ा भाई, या उसकी जगह तुम ये लिख सकते हो तुम्हारा अग्रज और अपना नाम, फिर लिखोगे तुम्हारी अग्रजा और अपना नाम। ठीक है, ये आपके पत्र के कुछ सामान्य नियम थे जिन्हें आप दिमाग में रखते हुए अपने पत्र को लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और अब हम इसके 2 प्रारूप भी बनाए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे कि आप इनके आधार पर अपने पत्र का शुरुआत करेंगे और आप इसका अंत करेंगे। तो हम पहला प्रारूप देख रहे हैं। पहला प्रारूप हम इसमें देख रहे हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ने ये छोटों को लेटर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर दादाजी ने अपने पोते को जो लेटर लिखा है किसी बात को समझाते हुए, शिक्षा देते हुए, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए, कोई भी विषय आ सकता है इसमें। तो उसमें जो आपके बड़े बुजुर्ग, इसमें दादाजी है, पापा भी हो सकते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है। तो ये जो हमारा प्रारूप है, यानी खांचा भी बोलते हैं इसको, ये जो प्रारूप लिखा जाता है इसका पूरा तरीका देखिए। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा है? सामान्य एड्रेस के साथ में लिखा है कि आप ये सामान्य एड्रेस दिमाग में रखिए। तो उन्होंने लिखा है बलवान सिंह है, 9/18 विजयनगर, जयपुर, राजस्थान। फिर वही देखिए दिनांक लिखी गई है इसमें प्रॉपर तरीके से, महीने के नाम के साथ, और पूरा साल भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ये पूरी दिनांक के साथ। और यहाँ पूर्ण विराम, यानी इसमें आपको विराम चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक बारीकी के जो नंबर है वो आपका ये शुरुआत और एंड है, ये नंबर कटवा सकते हैं। इसलिए इसमें बारीकी का ध्यान रखते हुए आप अपने लेटर की शुरुआत करेंगे। दिनांक के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए, और वो लाइन छोड़ने के बाद आपको संबोधित शब्द है, और वो संबोधित शब्द छोटे हैं तो आपके लिए दादाजी ने लिखा है प्रिय राज, और पूर्ण विराम का निशान लगाया हुआ है। देखिए आपको पूर्ण विराम लगा हुआ है, यहाँ प्रिय राज लिखा है, दिनांक के साथ में एक लाइन छोड़ी हुई है, उसके बाद प्रिय राज और पूर्ण विराम लगा है। फिर उसके नीचे देखो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो ये हाशिया जो है, हाशिए से हमने इतनी लाइन छोड़ रखी है, ये हाशिए की लाइन कहलाती है। और यहाँ पर हमने इतना गैप दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये लिखने का एक सही तरीका होता है। संबोधित करके आप वो लाइन वहाँ पर छोड़ेंगे, उस लाइन में आप कुछ नहीं लिख रहे हो, हाशिए के पास में आप संबोधित कर रहे हो प्रिय राज लिखकर, फिर यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया है हमने ये। उसके बाद सेकंड लाइन शुरुआत हो रही है, तो ये हाशिए की जो लाइन होती है इससे हमने इतना गैप लिया है। फिर यहाँ से हमने शुरुआत की है कि तुम कैसे हो, यानी आपसे जैसे संबंध है उसके बाद में अभिवादक शब्द शुरू हो गए हैं, यानी आपके बारे में यहाँ बारीकी से जानकारी ली जा रही है कि तुम कैसे हो,
फिर आप यहाँ पर जो ये मैंने डैश डैश करके छोड़ा है, यहाँ हमारी सामान्य जानकारी दी जा सकती, कैसे दी जा सकती है कि प्रिय राज तुम कैसे हो, हम सब यहाँ सकुशल रहते हुए तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं आदि बातें लिखोगे। यहाँ तक आपका ये लाइन खत्म हो जाएगा जिसमें आप सामान्य जानकारी दे रहे हो। फिर ये जो लाइन है थर्ड लाइन, देखिए इस थर्ड लाइन से आप अपने मुख्य विषय को उठाओगे और लिखोगे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी जानकारी हुई, या तुम्हारे विद्यालय से पत्र मिला जिसमें तुम्हारे बारे में ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में दे रहे हो और ये पूरा रोचकता के साथ और कम शब्दों में ही ये लिखा जाता है। यानी यहाँ पर ना 5 से 6 लाइनों के बीच में आपका ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। फिर वापस देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद जो यहाँ शुरू हो रहा है उसमें भी हमने हाशिए से यहाँ एक गैप लिया है और उसके बाद हमने नेक्स्ट अनुच्छेद यहाँ शुरू करा है कि मुझे उम्मीद है कि, ये आपका सेकंड, क्योंकि इसमें हमने ये सेकंड अनुच्छेद लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात का इशारा आसानी से समझ गए होंगे। यानी दादाजी जो बात कहना चाहते हैं उस बात को दोबारा या रिपीट करेंगे कम शब्दों में, उसकी गहराई समझाएंगे यहाँ पर कम शब्दों में। ठीक है, तो ये पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ इस प्रकार की शुरुआत से बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और फिर देखिए हम आ गए थर्ड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइनें होती है या 1.5 लाइनें होती है, जिसमें क्या लिखा जाता है कि बड़े लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे दादी की तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। यानी सिर्फ छोटा सा संबोधन, प्यार या इस तरह की बातें ही इसमें लिखी जाती है जो थर्ड पैराग्राफ बनता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका उनके साथ संबंध हो गया, जो हमने नियम में बताया था कि आपका क्या संबंध है, तो उन्होंने लिखा है तुम्हारे दादाजी। क्योंकि बेटा यहाँ हम तुम्हारा दादाजी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा हमारे हिंदी भाषा में आदर सूचक शब्द काम में लिया जाता है, इसलिए ये हम बहुवचन के रूप में काम में लेते हुए संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी, फिर उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक हमारा पूरा प्रारूप है। ये आप वापस देखो, पहले एड्रेस लिखा गया है, फिर इस दिनांक के साथ है, पर्याप्त रूप से इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए आप इसमें संबोधित शब्द है, फिर आपका अभिवादन चल रहा है, फिर ये पैराग्राफ को लिखने के पूर्ण तरीके हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ को कैसे शुरू करते हैं उसके शब्द की गरिमा भी दिखाई गई है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ की शुरुआत और समाप्ति की ओर पत्र हमारा किस रूप में जा रहा है ये भी ध्यान से देखिए। तो ये फर्स्ट प्रारूप जो दादाजी ने लिखा है। ठीक है, और अब हम इसका सेकंड प्रारूप देख रहे हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सेकंड प्रारूप आप देखिए, इसमें हमने सीधे सीधे रूप में लिया है कि आपने अपना नाम लिख दिया है अविनाश शर्मा, परीक्षा भवन, विजयनगर केंद्र। बस हम इतना ही एड्रेस लिखेंगे इसमें। देखिए हमें जगह का नाम नहीं देना होता है। अविनाश शर्मा, परीक्षा भवन, विजयनगर केंद्र, यानी आप जिस जगह से दे रहे हो बस उस केंद्र का नाम है, वो कौन से सिटी में शहर में है वो आप अभी यहाँ नहीं लिखोगे। उसके बाद वापस वो देखिए गहराई से आप दिनांक लिखी गई है, दिनांक है एकदम स्पष्ट रूप में नजर आ रहा है कि लिखने का तरीका प्लस साथ में विराम चिन्हों का प्रयोग। ध्यान रखिए ये आपके अंक कटवा सकते हैं। उसके बाद हमारा संबंध है, संबोधित शब्द है। देखिए आदरणीय दादाजी, बड़े हैं तो आप पूजनीय आदरणीय लिखेंगे, आदरणीय दादाजी। फिर हम अभिवादन करते हुए लिखते हैं सादर चरण स्पर्श। तो इसमें पहली लाइन है हमारे पास आदरणीय दादाजी, फिर पूर्ण विराम लगा दीजिए। उसके बाद ये जो हशिया है इससे आप ये लाइन शुरू कर रहे हैं इतना गैप देकर, और उसमें सिर्फ इतना लिखा जाएगा सादर चरण स्पर्श और आप कैसे हो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे आगे, सादर चरण स्पर्श के बाद में आप कैसे हो जो यहाँ लिखा है ये इसी के आगे लिख सकते हो आप, ये इसी का है। ठीक है, फिर आप अपने बारे में बताओगे, हम सब यहाँ सकुशल रहते हुए आपकी कुशलता चाहते हैं, यानी ये थर्ड लाइन आपकी सामान्य जानकारी से भर जाएगी।
3 लाइनें सामान्य जानकारी से आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और 4th लाइन से आप अपनी डिटेल दोगे जिसके लिए आपने यहाँ ये पत्र लिखा है। आपका जो प्रयोजन है, आपका जो विषय है, वो 3rd और 4th लाइनों से आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा पैराग्राफ हमारा यही होता है। इसमें आप रोचक, सरल और सहज शब्दों के माध्यम से अपनी गरिमामयी शब्दावली के माध्यम से अपनी बात यहाँ स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे और इस पैराग्राफ को यहाँ आप समाप्त करेंगे। फिर वापस देखिए कि आप भी उनसे जो बात कह रहे हो, यानी दादाजी से जुड़ी हुई भी बहुत बार ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उसमें भी आप अपनी बात इसी रूप में कहोगे। और ये भी देखिए, ये हाशिए से मैंने इतना गैप छोड़ रखा है और तभी जाकर आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है, अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है। और वहाँ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने 2-3 पूरे अनुच्छेद काम में लिए। आपका जो ये लिखने का प्रॉपर तरीका होता है वह अनुच्छेद को क्लियर करता है। तो यहाँ से हाशिए से लाइन छोड़ी गई है, फिर वही लिखा गया है, मुझे उम्मीद है कि। और फिर ये सारा लिखने के बाद इसमें आप कम लाइनें लिखेंगे, 2 से 3 लाइनों में अपनी बात कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ बहुत कम शब्दों में अपनी बात को दोहराते हैं। जो यहाँ मुख्य बातें बोली है ना, उसका दोहरान यहाँ कम शब्दों में किया जाता है, इसलिए ये देखिए इसमें मैंने कम लाइनें छोड़ी है। और जैसे ही आपकी ये 2nd पैराग्राफ खत्म हो जाता है, फिर आइए आपका 3rd जो सबसे छोटा होता है और जो 1 लाइन में कंप्लीट होता है या 1.5 लाइन में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि छोटे भाई बहन को प्यार, और क्या लिखा है, छोटे भाई बहन को प्यार, और आगे उनके साथ जो संबंध है उसकी गहराई लिखी जाती है बेटा। इसमें आपके आप अपने छोटे भाई बहन को या वहाँ पर जो भी आपके रह रहे हैं उनके प्रति आप अपने आदर सूचक या शब्द लिख सकते हो। और फिर आप यहाँ लिख सकते हो, आपका आशीष तो मेरे साथ सदा ही ऐसे ही रहने वाला है। देखिए, छोटे भाई बहन को प्यार और आपका आशीष मेरे साथ सदा ऐसे ही बना रहेगा। ये आप एक हक से यहाँ बातें कर रहे हो, यानी जो आप दादाजी के प्रति अपने मन में भाव होता है ना, वो यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हो। पापा के प्रति, भाई के प्रति, दीदी के प्रति जो भी भाव होता है आप ये यहाँ पर आराम से रख सकते हो, लिख सकते हो। और एंड में आपका संबंध क्या है, आपका लाडला पोता। क्या लिखा जाएगा यहाँ, आपका लाडला पोता। अगर पापा को लिख रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, आपका लाडला पुत्र। ठीक है, आपका लाडला पोता या पुत्र, और फिर अपना नाम। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ 2 पत्रों के प्रारूप पे बात करी है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े हुए अन्य प्रारूप लाएंगे और आपको उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको दोबारा देखें और डाउट हो तो पूछेंगे।